शुभ संध्या सभी को। आप सभी का आईएफपीएच के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारे आज के वेबिनार के मेहमान और वक्ता के रूप में हैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह। सर एक मेहनती और उत्साही व्यक्ति हैं जिनके पास संचार, नेतृत्व और प्रबंधन जैसे उपयुक्त कौशल हैं। वह वाराणसी में डिवाइन होम्योपैथिक क्लिनिक में सहायक चिकित्सक हैं। डॉक्टर मनीष ने जयपुर विश्वविद्यालय बैच 2013 से अपनी बीएचएमएस और बाबा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से होम्योपैथी में रिपर्टरी में एमडी किया है। उन्होंने 3 आईएफपीएच वेबिनार आयोजित किए हैं जिनमें भारत के कुछ प्रसिद्ध होम्योपैथ सहित 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू नाउ। बेसिकली आज का टॉपिक लेके आने का कुछ बेसिक रीजंस हैं। द वेरी फर्स्ट रीजन इज कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, देयर वाज दिस 21-year-old गाय जो हमारे क्लिनिक पे आया एंड दिस इस लड़के को ऐसा लगता है कि इसको गायनेकोमेस्टिया का प्रॉब्लम है। नाउ जिन लोगों को गायनेकोमेस्टिया समझना है, इट इज कि मेल्स में चेस्ट के पार्ट का बढ़ना लाइक फीमेल्स, ठीक है। तो अ, जब थोड़ा इंटरोगेट किया, क्योंकि इसने बीते कुछ टाइम में काफी अच्छा वेट लॉस किया है इस लड़के ने, तो अब अच्छे से पूछताछ की तो पता चला कि इसको किसी जिम वाले भैया ने कुछ खाने को सजेस्ट किया था, कोई टैबलेट, जिस टैबलेट को खाने के बाद से ही हैज लॉस्ट, मतलब अच्छा खासा वेट लूज हुआ है। मतलब अगर कोई इंसान 80 से सडनली 60 पे आ जाए इन 3 to 4 months, तो इट इज अ ट्रेमेंडस वेट। तो काफी अच्छा चेंज तो हुआ है, लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम रह गई। अब इस प्रॉब्लम्स दिख रही, तो फिर मैंने वो देखते हुए हार्मोनल पैनल्स कराए थे। वो देखने के बाद मुझे धीरे धीरे चीज समझ में आया कि नहीं, दिस इज अ प्रॉब्लम which we should address, and if there is a platform known as IFPH, तो हमें इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करना चाहिए, राइट। एंड व्हाई आर वी प्लेइंग विद हेल्थ इन नेम ऑफ फिटनेस। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आई वुड लाइक कि हम एक छोटा सा वीडियो देखें। लेट मी टेल यू कि यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली। सो एग्जैक्टली देयर इज दिस गाय जो कि प्रेमानंद जी के सामने बैठा हुआ है, एंड ये प्रेमानंद जी से ये मनीष जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, बंद हो गया आपका। मनीष जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। तो ये जो इंसान है, ये प्रेमानंद जी सर। हम्म। तो ये जो इंसान है, ये प्रेमानंद जी के सामने बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज किया था, और इस स्टेरॉइड के प्रोलॉन्ग यूज की वजह से इनकी बॉडी तो अच्छी बन गई, लेकिन इसके बाद ये अभी मतलब किसी से शादी का दैट नोट, प्रेमानंद जी इनको कहते हैं कि आप किसी से शादी मत कीजिएगा और उसकी जिंदगी मत बिगाड़िएगा। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक इंसान जो कि ऊपर से दिखने में हेल्दी लग रहा है, जिसने अच्छी खासी बॉडी बना ली है, वो अगर मतलब सेक्सुअल विरिलिटी की बात करें या हेल्थ वाइज भी बात करें, तो अपनी बॉडी को इतना सारा नुकसान पहुंचा चुका है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। और अगर कोई इंसान प्रेमानंद जी के सामने जाके भी ऐसी बातें कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये हमारे बीच की प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम जो कि, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हम कहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं या आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं, एंड दिस इज अ सिटी नेम्ड वृंदावन जहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम हमारे बीच की ही है। मैं एक और रिसर्च पेपर के बारे में बताना चाहूंगा। एनआईएच ने एक पेपर पब्लिश किया था, नेशनल लाइब्रेरी ने एक पेपर पब्लिश किया था, जिसमें एक स्टडी हुई थी एग्जैक्टली ओडिशा के भुवनेश्वर में। इस भुवनेश्वर सिटी में इन लोगों ने जिम वालों को रिक्रूट किया था अपनी स्टडी के लिए, और इस स्टडी में ये पाया गया कि 88% ऑफ जिम बॉडी बिल्डर्स, सिर्फ ओडिशा भुवनेश्वर में 88% ऑफ द जिम बॉडी बिल्डर्स एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए। इनकी मीन एज जो निकाली गई, इनकी जो मीन एज निकाली गई, दैट वाज 23 इयर्स, जो कि ये दिखा रही है कि ये बहुत वल्नरेबल डेमोग्राफिक है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है इंडिया, दैट इज नोन फॉर एज, कि हमारे यहाँ मैक्सिमम यूथ पॉपुलेशन है, और हमारे यहाँ पे 23 की एज में अगर लोग स्टेरॉइड्स जैसी चीज अगर हम देखें, तो जो ट्रेनर्स हैं वो प्राइमरी इन्फ्लुएंस है। 70% ऑफ द पीपल आर यूजिंग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनर्स। जो उनके ट्रेनर्स है वो उनको कह रहे हैं कि आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल कीजिए, और 17.5% अपने आसपास के सोशल सर्कल्स और पीयर्स को देख के ऐसी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम लीगल अवेयरनेस की बात करें, तो केवल 27% लोगों को ये चीज पता है कि इंडिया में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बैन है और इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
तो ये कहीं ना कहीं हमें इस चीज की सच्चाई भी बता रहा है कि दिस इज प्रॉब्लमैटिक, दिस इज मतलब ये नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर हम इनमें जा रहे हैं तो उसमें से 90 लोग, 88 लोग बीइंग प्रेसाइज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉट गुड। अगर आप किसी स्टेट में जैसे किसी सिटी में जैसे वाराणसी में बैठे हैं तो शायद स्टैट्स कम हो, लेकिन अगर आप किसी सिटी जैसे कि कोलकाता में या दिल्ली में बैठे हैं तो यहाँ पे स्टैट्स ज्यादा भी होंगे। तो इसीलिए आज का टॉपिक मैं बेसिकली शुरुआत डाटा से करना चाहता था। अब आज का टॉपिक शुरू कर, सबसे पहले ये जानना है कि स्टेरॉइड है क्या। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और सेकंड है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। तो हमारे यहाँ पे इसको AA से लिखा हुआ है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो आपको इमेज में दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, जैसे कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन क्या होता है, मुख्य रूप से एक ऐसी एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल सूजन को घटाने के लिए किया जाता है। तो अगर इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए किया जा रहा है तो वहां पे कॉर्टिसोन है, एंड दीज आर जनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं। इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन कंपलसरी होता है, ये अगर सही हाथ में है, डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही है, तो जीवन रक्षक दवाइयां हो सकती हैं। यहाँ पे आते हैं सेकंड पार्ट पे, जिसके बारे में हम बेसिकली आज डिस्कस करने यहाँ बैठे हैं, दैट इज एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एनाबॉलिक का मतलब है मसल बिल्डिंग। तो ऐसे स्टेरॉइड्स जो कि टेस्टोस्टेरोन का किसी तरीके का डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पे एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स क्या है, आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन है। एनाबॉलिक का मतलब होता है मसल बिल्डिंग, और एंड्रोजेनिक का मतलब होता है मेल सेक्सुअलिस्टिक्स को बढ़ाना। तो जिम में बॉडी बनाने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, और ज्यादातर। तो अगर ये जो शॉर्टकट है, ये बेसिकली प्रॉब्लमैटिक है और इसके बारे में लोगों को समझना जरूरी है। ये एक तरीके का साइलेंट एपिडेमिक है, और अगर हम इस चीज को अभी समझ रहे हैं तो अच्छा है, वरना आगे आने वाले 10 सालों में दिस विल कॉज अ राइज। राइज किस चीज में? अगर हम डेटास की बात करें तो हमने पिछले 2020 से लेके 2022 तक में 54,000 से ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस आ चुके हैं। तो हार्ट अटैक बढ़ रहा है, इनफर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है, और लिवर रिगार्डिंग डिजीजेस तो बढ़ ही रही, वो हम सभी जान रहे हैं। तो स्टेरॉइड्स इसमें एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब इसका कोई रोल नहीं है चीज में, क्योंकि ऑब्वियसली वैक्सीनेशन का है, हमारी डाइटरी हैबिट्स का भी है, लेकिन इसका भी अच्छा खासा रोल है। भारत में औसत लगभग आयु जो है वो 28 ईयर्स की है, कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो 28 ईयर्स के आसपास पे हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी भी है। एक साइंटिफिक स्टडी है, ये जो आपके सामने है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इस चीज को समझने के लिए जो हम अपने साइड से बात कर रहे हैं, दैट इज रियल स्ट्रेंथ इंडिया। व्हाट इज रियल स्ट्रेंथ इंडिया? रियल स्ट्रेंथ इंडिया ये है कि हम बेसिकली इस चीज को समझें, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं और ये चीज अब हमारे क्लिनिक तक आ चुकी है। अगर मेरे पास आ चुकी है तो आई एम श्योर कि मेरे से बहुत सारे सीनियर्स यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी के क्लिनिक्स पे ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपसे बातें कर रहे हैं या ऑनलाइन ऐसी चीजें देख रहे हैं। तो हमारा बेसिक मोटो ये है कि आप इन चीजों पे ये चीज समझ पाए हम लोग, और लोगों को समझा पाए कि यहाँ पे क्विक फिक्स की जरूरत नहीं है, किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। हम अगर बड़ा रास्ता अपना रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट है, यहाँ पे कितने टाइप के एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, इंडिया में कौन से ज्यादातर यूज किए जाते हैं, और इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले आते हैं नॉन एड्रेनोन पे। नेंड्रोलॉन जो है इसको डेका कहते हैं या डेका ड्यूबोलिन कहते हैं। ये जो स्टडी हुई थी उड़ीसा में, इसमें ये पाया गया कि ज्यादातर लोग डेका ड्यूबोलिन को इस्तेमाल करते हैं। द मोस्ट पॉपुलर इंजेक्टेबल इन इंडिया 55.4%। तो अगर हम 90 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें से 45 लोग डेका ड्यूबोलिन को इस्तेमाल कर रहे हैं। डेका ड्यूबोलिन वो है जो मसल्स और हड्डियों के लिए अच्छा माना जाता है, जॉइंट्स में आराम देता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत गंभीर हैं। सबसे पहला, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको डेकाडिक के नाम से जाना जाता है। दिस इज वेरी कॉमन, और इसीलिए बोला जाता है कि स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग मतलब जिससे डराते हैं, जिस चीज से डरते हैं, दैट इज डेकाड्यूबोलिन। डेकाड्यूबोलिन कॉजेज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, डेकाड्यूबोलिन कॉजेज टेस्टिकुलर श्रिंकेज, एंड इस विरिलाइजेशन हो सकता है वुमेन में, मतलब विमेन में मेल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स आ सकते हैं।
और इसके साथ लिवर डैमेज हो सकता है। तो जो सबसे कॉमनेस्ट है और सबसे इजीली अवेलेबल है या इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है 55% लोगों के द्वारा, दैट इज डाइकार्डियोबोलिन। सेकेंड इज टेस्टोस्टेरोन का वेरिएंट, दैट इज नोन एज सस्टेनॉन। इसका एक मार्केट नेम है सेस्टेनॉन, या फिर इसी का एक दूसरा मार्केट नेम भी है एंथनेट। एंथनेट को 39.2% यूजर्स यूज करते हैं। जो पेशेंट मेरे पास आया था उसने इसी को यूज किया था। ये स्टेरॉइड बेसिकली साइकिल्स का बेस होता है। साइकिल्स का मतलब हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। साइकिल्स में क्या होता है कि आप इसको कंटिन्यूअस बेसिस पे ले रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ टाइम इस्तेमाल करने के बाद फिर कुछ टाइम छोड़ने का पीरियड आता है, तो वो साइकिलिंग कहा जाता है। वो जिम की भाषा में कहते हैं, मैं अभी थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई बहुत वक्त तक सस्टेनॉन को लेता है तो उससे क्या हो सकता है? गायनेकोमेस्टिया जैसा मेरे पेशेंट को था, उसके अलावा इनफर्टिलिटी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ेगा और स्ट्रोक हो सकता है। एफडीए ने इसको हृदय संबंधी समस्याओं को बढ़ते जोखिम के लिए चेतावनी भी जारी की है कि इसके इस्तेमाल से हृदय रोग बढ़ सकते हैं। ये सीधे मांसपेशियों को बढ़ाता है, तो अगर किसी को अपने मसल्स बढ़ाने हैं तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साइड इफेक्ट में बॉडी में वाटर रिटेंशन होने लगता है, तो शरीर जरूरत से ज्यादा पानी को रोकेगी अपने शरीर में। इससे क्या होगा कि आपका शरीर फूला फूला सा या बड़ा बड़ा सा दिखेगा, बालों का झड़ना बढ़ेगा और गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। द थर्ड इज डायनाबोल, मेटाइंडियन या डायनाबोल। डायनाबोल का इस्तेमाल करीबन करीबन टेस्टोस्टेरोन के बराबर ही है, 36.48% इसको पर्सन यूज करते हैं। डायनाबोल को डीबॉल भी कहते हैं। ये एक ओरल स्टेरॉइड है, तो अगर कोई इंजेक्शन से नहीं लेना चाहता है और उसको खाने वाला स्टेरॉइड चाहिए तो डायनाबोल इज देयर, आप डायनाबोल वाला स्टेरॉइड खा सकते हैं। 36.8% यूजर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अच्छी तेजी से मसल्स को और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, लेकिन लिवर के लिए अत्यधिक टॉक्सिक है। यह पानी भी बहुत बढ़ाता है और इसकी वजह से भी शरीर फूला फूला सा दिखेगा। अगर यहाँ पे कोई रोडीज देखता है, इफ समवन इज, तो 2018 में प्रतीक सहजपाल आया था रोडीज के ऑडिशन पे, एंड फोर्थ एपिसोड था शायद, अभी आगे मेंशन्ड है। तो उसमें उसने इस चीज को स्वीकारा था कि वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड खाता है। आज के टाइम पे उसकी जो भी बॉडी है वो हमारे फोटोज में मेंशन्ड है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। एंड उसने नेशनल टेलीविजन पे इस चीज को स्वीकारा था कि वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स खाता है। बट सिंस इंडिया में इतना बड़ा टैबू है स्टेरॉइड्स, तो फिर आगे चल के उस एपिसोड को, उस पार्ट को डिलीट कर दिया गया। आज के टाइम पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, बट आई विल शो यू कि कहाँ मिलेगा। लास्ट के जो दो हमारे पास स्टेरॉइड बचते हैं, दैट इज विंस्ट्रॉल एंड एनाड्रोल। विंस्ट्रॉल इज स्टेनोजोलॉल, ठीक है। स्टेनोजोल या विंस्ट्रॉल को विनी के नाम से जाना जाता है, इसका मार्केट नेम विनी है। 29.72% यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कटिंग के समय पे यूज किया जाता है। इससे पहले जब हम जो 3 पढ़ रहे थे, दैट वाज फॉर बल्किंग। बल्किंग का मतलब जब लोग वेट को बढ़ा रहे होते हैं। आज के टाइम पे जो लोग इंस्टाग्राम यूज करें उनको बहुत अच्छे से पता है कि बॉडी बिल्डर्स की लाइफ में 2 फेज आते हैं। एक होता है बल्किंग, जिसमें आप वजन को बढ़ा रहे होते हैं, एंड सेकंड कम्स कटिंग, जहां पे आप वजन को हटा रहे होते हैं, फैट को हटा रहे होते हैं और मसल्स बढ़ रही होती है, ताकि आप ज्यादा लीन दिखें, ज्यादा आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा कट दिखे, उसमें ज्यादा कट्स आए। तो विंस्ट्रॉल उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। 29.72% यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। ये मसल्स को लीन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ आता है ज्वाइंट्स में पेन, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम और लिवर डैमेज। इससे भी एलोपेशिया होना यूजुअल है। और इसके साथ आता है स्टंटेड ग्रोथ इन एडोलेसेंट्स, तो अगर यंग एज वाले इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके में हाइट कम हो जाती है। अब आते हैं लास्ट। लास्ट यहाँ का सबसे बड़ा दुश्मन है, दैट इज नोन एज ट्रेनबोलोन। ऑक्सीमेथोलोन बोल लीजिए चाहे ट्रेनबोलोन बोल लीजिए। ट्रेनबोलोन इज द मोस्ट पोटेंट स्टेरॉइड। अगर हम टेस्टोस्टेरोन का कोई वेरिएंट माने जिसका सबसे ज्यादा असर शरीर पे आता है, तो वो है ट्रेनबोलोन का। ट्रेनबोलोन करीबन 10.881 यूज कर रहे हैं, तो अगर 90 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें से 5 या 8 इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसमें एरोमेटाइजेशन नहीं होता है। एरोमेटाइजेशन का मतलब कि ये शरीर में जाके ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट नहीं करेगा, तो इससे पेशेंट को गायनेकोमेस्टिया तो नहीं होगा, ठीक है। तो कभी किसी मेल में फीमेल के ट्रेट्स नहीं आएंगे अगर वो ट्रेनबोलोन इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर आएगा क्या? नुकसान क्या है? नुकसान है रॉइड। रॉइड रेज का मतलब क्या होता है
कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस तरीके का गुस्सा आने का चांस है कि जहां पे आप चीजों को तोड़ फोड़ सकते हैं, आप लोगों को मार पीट सकते हैं, आप रेज वाली स्थिति में जा सकते हैं। हमारे पास रूब्रिक है रेज। सो यहाँ पे पेशेंट को एंगर नहीं आएगा, यहाँ पे पेशेंट को रेज आएगा। दैट इज नोन एज रॉइड रेज, जो कि किसी स्टेरॉइड से आया है। इसके साथ आता है इंसोम्निया, यानी नींद नहीं आना। पैरानोइया, यानी कि समझ नहीं होना, आप पैरानोइड हो जाएंगे चीजों को लेके। ट्रेन कफ बहुत फेमस है, अगर कोई ट्रेनबोलोन का इंजेक्शन इस्तेमाल करता है तो उसके साथ उसको खांसी जरूर आती है, तो दैट इज ट्रेनबोलोन कफ। अगर कुछ रिसर्चेस की माने तो इसमें डायरेक्ट न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे, यानी कि दिमाग को छोटा कर सकता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, लोग इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अगर इन चीजों का इतना नुकसान है तो हमारी सोसाइटी आज के टाइम पे इसको यूज कर क्यों रही है? यहां पे मैं पहला दोष देना चाहूंगा बॉलीवुड को, सोशल मीडिया को। पहला दोष बॉलीवुड को जाएगा। मैं रीजन दिखा सकता हूं, बताने से मजा नहीं आएगा। डिफरेंस दिख रहा है इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद? जब इंटरव्यूअर्स ने पूछा कि आपने स्टेरॉइड का यूज किया है, तो नहीं, मैं दिन में एक टाइम खाना खाता था और मैं जिम में बहुत मेहनत करता था। बट सबको अच्छे से पता है कि हम मिडिल क्लास लोग जब इतना कम कमा के और जिम में जाके 1 घंटा मेहनत करने में इतना आलस करते हैं, तो दी सेलिब्रिटीज, इनको करोड़ों हजारों करोड़ों की संपत्ति मिल रही है, ये कितनी मेहनत करते होंगे जिम में? प्रतीक सहजपाल, जैसा मैं भी बता रहा था, सीजन 18 रोडीज एक्सट्रीम एपिसोड 4 में आया था। बेसिकली ये बिग बॉस के बाद से काफी फेमस हो गया, उस एपिसोड को काट दिया गया। आज के टाइम पे अगर आप रोडीज एक्सट्रीम का एपिसोड 4 सर्च करेंगे तो वो टाइम स्टैम्प पे तो दिखाएगा कि 34 मिनट का है, बट जब आप उस एपिसोड को खोलेंगे तो केवल 19 मिनट का निकलेगा। तो बेसिकली वो 19 मिनट के बाद का पार्ट इन्हीं का वो था, दिल्ली का ऑडिशन था जिसको काट दिया गया। एक और फोटो देखते हैं। ऋतिक रोशन 31 अगस्त तक कैसे दिख रहे थे और 7 अक्टूबर तक कैसे दिख रहे हैं। द वेरी फेमस मूवी दंगल, हम सभी जानते हैं, आमिर खान ऐसे थे पहले और सडनली उसी मूवी में इस तरीके के दिख रहे थे। जिनको कुश्ती वाला सीन याद है वो इससे ज्यादा रिप्ड है। मुझे फोटो यही मिली तो मैंने इसलिए ये लगा दी। ये बेसिकली ये दिखा रहा है, या लोगों को ये जताने की कोशिश किया जा रहा है कि ये संभव है, ये हो सकता है। आप आलसी हैं, आप मेहनत नहीं कर पा रहे अपने शरीर पे, वरना ऐसा हो सकता है, ये चीज पॉसिबल है। एंड दैट इज अ लाई। बीइंग अ डॉक्टर हम सभी ये चीज जानते हैं कि ये झूठ है। नहीं हो सकता। आप 3 महीने में या आप 2 महीने में इस तरीके की बॉडी नहीं बना सकते, नहीं पॉसिबल है ये चीज। बट ये चीज डाली जा रही है, हमारे यूथ के दिमाग में चीज को बिठाया जा रहा है। सोशल मीडिया बेसिकली अवास्तविक प्रभाव डालता है। हम सभी फिल्म्स में देखते हैं कि कैसे एक एक्टर 30 से 60 दिन में पूरी बॉडी बदल देता है। हमें बताया जाता है कि डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे प्रोफेशनल ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट और स्टेरॉइड्स का हाथ होता है। कई एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार या अनिल कपूर, सुनील शेट्टी भी क्लियरली बोल देते हैं कि नहीं, स्टेरॉइड चीजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने भी शायद अपने टाइम पे किया होगा बट अभी नहीं कर रहे। इमरान खान हु इज डेड राइट नाउ, इन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज बोली थी कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल लोग अपने वो उसके लिए करते हैं, मतलब एक एक लुक बना रहे, एक दिखने का तरीका बना रहे, उसके लिए हमें प्रेशर है कि हम सेलिब्रिटीज और हमें इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे बहुत कॉमन है कि लोग ऐसी स्कल्प्टेड फिजिक्स लेके आते हैं, ऐसे एस्थेटिक ऐसी बॉडी लेके आते हैं कि दिखता है कि यार ऐसी बॉडी हो सकती है, और वो लिखते भी बड़े गर्व से नाटी। नाउ देयर इज अ टर्म नोन एज नाटी। नाटी इज व्हाट? नेचुरल। कि मैंने कभी अपने शरीर में कोई इंजेक्शन नहीं डाला, मैंने कोई टैबलेट नहीं खाई, मैं नाटी हूँ, मैं नेचुरल हूँ, मैंने कभी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। एंड दैट्स टोटली फेक, क्योंकि आपकी जैसी बॉडी है और आप पिछले 3 महीने में जैसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, दैट इज इम्पॉसिबल। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो सोशल मीडिया के माध्यम से या बॉलीवुड के माध्यम से हमारे और हमारे यूथ के दिमाग में जो फीड किया जा रहा है, दैट इज बॉडी का प्रॉब्लम। इसको साइकोलॉजिकल टर्म में बॉडी डिस्मॉर्फिया कहते हैं। व्हाट इज बॉडी डिस्मॉर्फिया? बॉडी डिस्मॉर्फिया है कि आप अपने शरीर के बनावट को लेके असंतोष पैदा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी परफेक्ट नहीं है और इस वजह से वो क्विक फिक्स की तलाश कर रहे हैं। क्विक फिक्स क्या है? स्टेरॉइड। आप जिम में जाएंगे, आपका ट्रेनर बोलेगा कि यार तुम्हारी बॉडी जैसी है ना, इसमें जिम से मेहनत तो नहीं हो पाएगी, तुम्हें स्टडी बॉडी डिस्मॉर्फिया है, आपको फील हो रहा है कि मुझे गायनेकोमेस्टिया है, मुझे ओबेसिटी है, मेरा पेट निकला हुआ है, मैं अच्छा नहीं दिखता, मुझसे कोई बात नहीं करता। आप उस चीज का तलाश लेने या फिट होने के लिए जिम जा रहे हैं, और जिम में जाके आपको क्या मिल रहा है?
कि आपका जो ट्रेनर है या आपके जो साथ वाले हैं वो आपको बोल रहे हैं कि आप स्टेरॉइड नहीं लेंगे तो आप सही नहीं हो सकते कभी, एंड देन फिर वो उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया पे भी दिख रहा है उसको ये चीज कि नहीं बॉडी तो इसी से बनेगी। देर इज एन अनसेड सेइंग जो कि फिटनेस इंडस्ट्री में चलती है कि इसके बिना बॉडी नहीं बन सकती। तो आज के टाइम पे अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इंसान बिल्कुल हट्टा कट्टा, शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त, और अंदर से कितनी सारी बीमारियां जिसको कोई नहीं जान रहा। सेकेंड है अनरेगुलेटेड ट्रेनर्स और पीयर प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। अनरेगुलेटेड ट्रेनर्स क्यों? क्योंकि ट्रेनर्स मिल जाते हैं जो कहते हैं कि तुझे पता है ये बॉडी कैसे बनी है, मैंने भी लिया था, तू भी ले ले। कोई नुकसान होता है सर? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होता, मैं दिख रहा हूँ ना तुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू भी ठीक हो जाएगा। नाउ इट इज वेरी कॉमन। आप जा रहे हो, आप बात कर रहे हो, ट्रेनर्स बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कोई नुकसान नहीं होगा, आप इस्तेमाल करके देख लो। एंड ये 19 साल के 18 साल के बच्चों को कितनी समझ है? ये घर पे लड़के आ रहे हैं कि नहीं मैं जिम जाऊंगा, वहां जाके इस्तेमाल कर ले रहे हैं। आगे चल के जब उनको नुकसान हो रहा है तब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं ऐसी चीजों का नुकसान है, लेकिन तब तक तो चीजें निकल चुकी हैं हाथ से। अब क्या करोगे आप? सेकंड आते हैं यहाँ पे पीयर प्रेशर। जो आपके साथ वाले हैं, क्योंकि जिम में अगर 10 में से 8 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें से 5 की तो अच्छी बॉडी बनी चुकी है। तो आप जब अपने अगल बगल देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि यार इसकी तो अच्छी बनी हुई है। फिर वो भैया आके आपको सलाह देते हैं कि छोटू ये इस्तेमाल कर लो, और छोटू को खुद की समझ तो है नहीं तो छोटू इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम है अनरेगुलेटेड ट्रेनर्स की और पीयर प्रेशर की। इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, 30 दिन में ये साइकिल ले लो और कमाल हो जाएगा। तो नाउ व्हाट इज साइकिलिंग? कि धीरे धीरे इसको शरीर में इंजेक्ट करो और तुम्हारी बॉडी बनना शुरू हो जाएगी। भुवनेश्वर में जो अध्ययन हुआ उसमें यह पाया गया कि 70% युवाओं ने कहा था कि ट्रेनर्स ने ही प्रभावित किया है। 70% पीपल। और ये ट्रेनर्स कौन होते हैं? जिनके पास या शायद कोई बहुत अच्छी डिग्री नहीं है, या शायद कोई सर्टिफिकेशन है, वो अपने जिम में ट्रेनिंग करने के लिए बैठे हैं और वो आपको ज्ञान दे रहे हैं कि आपको अपने शरीर में क्या इंजेक्ट करना चाहिए और क्या नहीं इंजेक्ट करना चाहिए। एंड द वर्स्ट केस सिनारियो, कोई बड़ा डॉक्टर इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे। ये ट्रेनर्स कई बार खुद साइंटिफिक नॉलेज के बिना इंटरनेट से जानकारी लेके ज्ञान दे रहे हैं और दोस्तों का दबाव दे रहे हैं। लास्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इजी एक्सेसिबिलिटी एंड ब्लैक मार्केट। मिल कैसे रहा है? आज के टाइम पे हम यहाँ पे डिस्कशन तो कर रहे हैं कि ट्रेनबोलोन शुड बी बैंड, ट्रेनबोलोन इंडिया में इलीगल है। पर आप गूगल पे ट्रेनबोलोन लिख के देखिए, आपको मिलेगा। मैं मैंने ये चीज की, इसलिए मुझे अच्छे से पता है, मैं भी कुछ दिन पहले इस चीज के लिए रिसर्च कर रहा था। आप इजीली लिख के देखिए, मैंने जितने नाम आपको बताए ना, विनी का, ट्रेनबोलोन का, आप गूगल पे सर्च करके देखिए, आपको मिलेगा। दाम थोड़ा सा ज्यादा है, ब्लैक मार्केट में थोड़ा सा कम मिल जाएगा, बट इजीली एक्सेसिबल है। आप फार्मेसी में जाके खरीदिए, वो आपसे प्रेस्क्रिप्शन नहीं मांगेगा। अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड खरीदने जाएंगे तो शायद प्रेस्क्रिप्शन मांग ले, इसके लिए नहीं मांगेगा। दिल्ली के आसपास के मार्केट में तो खरीदेंगे तब तो बिल्कुल मिल जाएगा बहुत इजीली। तो प्रॉब्लम क्या है? इजीली अवेलेबिलिटी। यहाँ पे जो भी खरीदना चाह रहा है, जो अपने शरीर में इसको इंजेक्ट करना चाह रहा है, उसको इजीली अवेलेबल है। तो थर्ड प्रॉब्लम वहां पे है। भारत में स्टेरॉइड्स ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, कोई भी केमिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे सकता है, जिस और जिम में ये खुलेआम बिकते हैं। इससे भी ज्यादा खतरनाक है सप्लीमेंट्स में मिलावट। नाउ महाराष्ट्र एफडीए ने प्रोटीन के पाउडर में पाया कि वहां पे स्टेरॉइड्स मिलाया गया है। तो अब आप प्रोटीन पाउडर खरीद रहे हो अपनी बॉडी बनाने के लिए, और लेकिन आपको मिल क्या रहा है कि उसमें भी स्टेरॉइड्स मिलाया है। ये महाराष्ट्र एफडीए की रिपोर्ट कहती है। तो इससे हमें बेसिकली ये समझ में आया कि आखिर हमारा युवा इसको इस्तेमाल कर क्यों रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं नुकसान। सबसे पहला नुकसान पैसे का देख लेते हैं। आप अगर इसको साल भर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका पैसा लग रहा है करीबन 72,000 रुपए। अगर इसको हम पूरा जोड़ें तो 5 साल में होते हैं 3,60,000 रुपए के आसपास लमसम। 3,60,000 रुपए इज अ गुड इनफ मनी। अगर किसी गरीब से पूछें, किसी मिडिल क्लास वाले से पूछें, तो 3,60,000 रुपए बहुत अच्छी मनी, बुरी नहीं है। कई लोगों के पास टोटल सेविंग्स ही इतनी होती है। तो आपने 3,60,000 रुपए बना दिए अपने शरीर को बिगाड़ने में या बनाने में। मैं फिर से उसी लाइन को कोट करूंगा, अगर किसी ने प्रेमानंद जी महाराज का वो वीडियो देखा है तो उस वीडियो में बेसिकली वो यही बोलते हैं कि आपने इस मेडिसिन को जो इस्तेमाल किया उससे किया क्या, बॉडी बनाई या बिगाड़ी। तो फिर से सवाल वही है कि 5 साल में 3,60,000 उड़ा के आपने किया क्या, बॉडी बनाई या बिगाड़ी। हो सकता है आपको इंस्टाग्राम पे कुछ 100 या 200 हजार मिलियन फॉलोअर्स मिल गए होंगे, माइट भी। फायदा क्या हुआ? शरीर का तो नुकसान हुआ, लिवर बैठा लिया, हो सकता है कभी बचा भी नहीं होगा, हो सकता है शरीर पूरा खराब कर लिया।
और पैसे जो गए वो तो अलग हो गए। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स पे कि ये जितने स्टेरॉइड्स हैं इनका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। सबसे पहला है हार्ट पे असर। दिल जो हमें बेसिकली जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना रुकने धड़कना चाहिए, वो स्टेरॉइड इसे बड़ा कर देता है। इसको कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। तो बेसिकली हार्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बिगड़ जाएगा। इसकी वजह से आता है हार्ट अटैक, स्ट्रोक, एरिथमिया, और रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। सबसे चिंताजनक जो बात है वो ये है कि सडन कार्डियक डेथ का जोखिम बढ़ता है, जो मैंने आपको बताया कि पिछले 3 साल में कितनी तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में। आप कभी गूगल पे इस डेटा को सर्च कीजिएगा कि 2020 से कितना, किस रेशियो में हार्ट अटैक बढ़ा है। एंड हाँ, यहाँ पे जो एक दोष लोग देते हैं कोविड के वैक्सीनेशन को, मैं भी मानता हूँ उस चीज को, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ इन चीजों का भी है। जिम जाने वाले स्टेरॉइड्स यूजर्स में जो शायद बाहर से फिट दिखते हैं, उनमें नॉन यूजर्स की तुलना में किसी भी कारण से मरने की दर 3 गुना ज्यादा होती है। तो फर्स्ट आया हार्ट कंप्लेंट। सेकंड आया लिवर पे असर। ओरल स्टेरॉइड्स जैसा हमने पढ़ा था पहले, जो खाने वाले स्टेरॉइड्स हैं वो तो लिवर के लिए जहर है। इनसे लिवर ट्यूमर, बेनाइन और मेलिग्नेंट दोनों, पेलियोसिस, हेपेटाइटिस यानी कि लिवर में खून भर जाना जो कि आगे चल के फट जाएगा, और लिवर फेल्योर, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। अब आता है किडनी पे असर, कि किडनी पे क्या नुकसान हो सकता है इस चीज से। एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, और किडनी से स्ट्रक्चरल डैमेज तक हो सकता है। तो अगर इसका इस्तेमाल किसी ने लंबे वक्त तक किया है तो किडनी पे भी नुकसान हो रहा है। हार्मोनल सिस्टम पे क्या असर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो चीज यूज कर रहे हैं वो टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव है, तो इससे हार्मोनल सिस्टम पे क्या फर्क पड़ने वाला है। पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो जाता है, इनफर्टाइल हो सकते हैं, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकता है, गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। तो ये हुए जनरल, और इसके साथ एलोपेशिया जो हम अभी बार बार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं वो तो होगा ही। फीमेल्स में क्या असर हो सकता है। फीमेल्स में जो वेरी फर्स्ट है आजकल के, आप अगर फीमेल सेलिब्रिटीज को देख रहे होंगे जो जिम ज्यादा जा रही हैं, तो उनमें से कईयों में आपने देखा होगा विरिलाइजेशन। नाउ व्हाट इज विरिलाइजेशन, एक फीमेल में मेल के ट्रेट्स आना। तो विरिलाइजेशन इज द मोस्ट कॉमनेस्ट। पुरुषों जैसे लक्षण होते हैं, कई बार स्थायी हो जाते हैं। चेहरे और शरीर पे बाल आना जो कि पीसीओडी में बहुत कॉमनली दिखता है, उसको हिरस्यूटिज्म कहते हैं। आवाज का गहरा होना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का अनियमित हो जाना। किशोरों में क्या नुकसान हो सकता है। अगर यंग एज के लोग इसको बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, तो ग्रोथ प्लेट्स जो हैं वो समय से पहले अपना काम करना बंद कर देंगे। इससे उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ 19 साल का, आई एम वेरी श्योर कि इसकी हाइट अब नहीं बढ़ सकती। तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें समझनी पड़ेगी कि इसके नुकसान बहुत सारे हैं। अभी तक हम सिर्फ फिजिकल, जो बॉडी में नुकसान हो रहे थे उस बारे में बात कर रहे थे। अब आते हैं मेंटल, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, एक्ने का डिस्कशन तो हमने किया ही नहीं। कई लोगों में जिन जो स्टेरॉइड्स का रेगुलर यूज करते हैं, इनमें एक्ने बहुत क्लियरली दिखते हैं। इनके पीठ पे बहुत एक्ने आते हैं, मतलब आप ज्यादातर नोटिस करना तो इनके पीठ इरप्शन से भरे हुए होते हैं। या तो ये ओवर प्रोटीन कंजम्पशन की वजह से होता है, जो कि हमने एक्ने रोजेशिया के कॉज में पढ़ा हुआ होता है। एंड सेकेंडली यहाँ से एक रीजन डेराइव होता है कि अगर आप बहुत लंबा यूज कर रहे हो तो आपके पूरे शरीर पे एक्ने बहुत हो रहे होंगे। अब आते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में फर्स्ट है रॉइड रेज। अगर ट्रेनबोलोन को यूज कर रहा है तो उसमें आएगा रॉइड रेज। रॉइड रेज क्या है, ये बॉडी के लिम्बिक सिस्टम को प्रभावित करता है। अगर लिम्बिक सिस्टम प्रभावित होगा तो लिम्बिक सिस्टम क्या कंट्रोल करता है, बॉडी में मूड स्विंग्स आएंगे, एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी आएगी, और अनियंत्रित गुस्सा आएगा। अनियंत्रित गुस्सा, इसीलिए वहां पे वर्ड रेज यूज किया गया है। डॉक्टर अपने क्लिनिक में ऐसे मरीज देखते होंगे जिनमें अचानक व्यवहार बदल जाता है, जो बिना बात के अग्रेसिव हो जाते हैं, जिन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। कहीं ना कहीं ये स्टेरॉइड से जुड़ा हुआ हो सकता है। अब अगर कोई यहाँ पे बहुत, एक सेकंड में पार्टिसिपेंट्स देख लेता हूँ पहले कितने हैं हमारे पास। ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा है, बट लेट्स कम टू द पॉइंट। अगर किसी ने यहाँ पे बिग बॉस का सीजन 13 देखा है तो वो अच्छे से जानता है कि सिद्धार्थ शुक्ला कौन है। रॉइड रेस की बात कर रहे हैं हम। एक ऐसा इंसान जिसको तुरंत तुरंत गुस्सा आ रहा है और बिना बात के आ सकता है। वो किस बात पे इतना तेज गुस्सा करेगा कि जिसका कोई लिमिट नहीं है।
दैट इज कॉल्ड रॉइड रेज। और अगर आप सीजन 13 को बहुत ध्यान से देखें तो हम सबको पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला का गुस्सा इस तरीके का था कि मतलब कंट्रोल ही नहीं था। आप हाथ उठा रहे हो, आप धक्का मार रहे हो, आप लोगों को पीट रहे हो, और शायद सीजन 13 के बाद ये चीज कॉमन हो गई कि आप लोगों को मार पीट सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉइड रेज। आई एम नॉट सेइंग कि वो इस्तेमाल कर रहा था या नहीं कर रहा था, आगे भी डिस्कशन कर लेंगे उस चीज पे, बट दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉइड रेज, वेरी क्लियर एग्जाम्पल। एमी मसल नाम का एक बहुत बड़ा कोलंबियाई वो था, बॉडी बिल्डर था। इनको इतना गुस्सा आता था कि ये आगे पीछे मतलब चलते फिरते, जब ये बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में जाते थे अपने स्टेज पे, तो उससे पहले रास्ते में जो लोग मिलते थे उनको दूर रखा जाता था, क्योंकि इनको कब गुस्सा आएगा और ये कब लोगों को मार देंगे किसी को पता नहीं है। तो ये हुआ एग्जाम्पल रॉयड रेज का। सेकेंड है डिप्रेशन। डिप्रेशन, चिंता और निर्णय लेने की क्षमता में कमी। अगर आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, अपैथी हो सकता है, और चिंता बहुत आम बात है। निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, डेल्यूजन्स भी हो सकते हैं। इसके साथ आता है लत और निर्भरता। स्टेरॉइड एडिक्टिंग होते हैं, लगभग 30% यूजर्स डिपेंडेंट हो जाते हैं। उन्हें इस ड्रग की तीव्र लालसा होती है, और जब वे इसे छोड़ते हैं तो भयानक विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे थकान, बेचैनी, नींद न आना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, और सबसे खतरनाक गंभीर डिप्रेशन, जिसमें आत्महत्या के विचार भी आते हैं। अच्छा ये सोचो, आपकी एक टाइम पे बहुत अच्छी बॉडी थी, जहां पे आपने 6 पैक 8 पैक्स एब्स बना लिए, साइड में जो डेल्ट्स दिखते हैं वो भी दिख गए, विंग्स भी आ गए, और उसके बाद अब सडनली कोई आपसे बोल रहा है कि चीज को छोड़ दो। अब आपकी बॉडी कुछ दिन में बिगड़ने लगी, कुछ दिन में, कुछ महीने में, मान लीजिए कुछ साल में बिगड़ने लगी। दुनिया कंपैरिजन देख रही, क्योंकि आपने तो इंस्टाग्राम के लिए बनाया था। तो वो कंपैरिजन देख के अब आपको कितना बुरा लग रहा है। आएगा ना, सडनली डिप्रेशन आएगा, आत्महत्या के विचार आएंगे, वो सारी चीजें आने लगेंगी, वो सारी चीजें घर कर जाएंगी। दैट इज द प्रॉब्लम। अब आते हैं ग्रेव रियलिटी पे। कैन स्टेरॉइड कॉज डेथ? क्या स्टेरॉइड के इस्तेमाल करने से लोगों की मृत्यु हो सकती है? हो सकता है। अगर किसी ने अनकंट्रोलेबली इस्तेमाल किया है या बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया है तो बिल्कुल। सडन कार्डियक अरेस्ट तो मैंने बता ही दिया कि हाँ बहुत लोगों में हो रहे हैं। लिवर फेल्योर भी बताया कि ओरल स्टेरॉइड का अगर कोई बिना सोचे समझे इस्तेमाल करेगा तो बिल्कुल होंगे। स्ट्रोक्स हो सकते हैं, तो वहां रीजन तो स्ट्रोक बताएगा। एक्सीडेंटल ओवरडोज, सुसाइड भी हो सकता है। बट रियल लाइफ एग्जांपल उठाते हैं, ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ये जो दो लोगों की फोटो यहाँ स्क्रीन पे दिख रही है, दीज आर रिच पायाना एंड मैथ्यूज पैवलिक। सबसे पहले मैथ्यूज पैवलिक के बारे में बात कर लेते हैं। ये 19 ईयर्स के ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर हैं। इनकी फोटो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 19 ईयर्स के कहीं से लग नहीं रहे हैं, बट ही इज 19 ईयर्स, ओरिजिनली 19 साल के, सच में है नहीं थे। जब ये 18 साल के थे और 19वें में लग रहा था इनका एज, तो इनको हार्ट अटैक आया और उस हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे दुनिया ये कह रही है कि ओवर एक्सरसाइजिंग कैन बी डेंजरस फॉर योर हार्ट। बट अगर एक 19 ईयर्स ओल्ड गाय, जिस जो 2 साल पहले तक या 3 साल पहले तक की फोटोज में ओबीस था, और 3 साल में बॉडी ऐसी ट्रांसफॉर्म हो गई, तो क्लियरली ये तो पता है कि स्टेरॉइड का यूज हो रहा है। अब अनकंट्रोलेबल हो सकता है क्योंकि बॉडी में जो हार्ट का वेट पाया गया था, दैट वाज मैसिव इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पीपल। लेफ्ट साइड वाली इमेज पे आते हैं। दिस इमेज इज ऑफ रिच पायाना। रिच पायाना वाज आल्सो बॉडी बिल्डर, डाइड एट द एज ऑफ 46। इन्होंने अग्री किया था, अब जब ये जिंदा थे तो ये इस चीज को अग्री करते थे कि इन्होंने 27 साल तक स्टेरॉइड का यूज किया है, सोच समझ के किया है, तो इसलिए किसी ने इस चीज पे बात नहीं करी। बट 27 ईयर्स यूज करने के बाद इनकी 46 की एज में हार्ट अटैक से डेथ हो जाती। थोड़ा सा मिलता जुलता सा लग रहा है, या थोड़ा सा और याद दिलाऊं? इंडिया, दिल्ली, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन जो रिपोर्ट्स कह रही है मैं वो बता रहा हूँ। K11 इंस्टीट्यूट एक दिल्ली का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे मतलब जिम को, जहाँ पे लोगों को जिम जाने के लिए ट्रेन किया जाता है, सर्टिफिकेशन मिलता है। इसके ओनर थे कायजाद कपाड़िया जी। कहते हैं कि जब इनकी डेथ हुई थी तो इनका हार्ट जो था वो नॉर्मल से बहुत बड़े साइज का था। एक पॉडकास्ट आया था, वर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कोच एवर, जो कि ये कहता है कि इनके पास बॉस्टन लॉयड लेवल के डोसेज थे और हाई स्टैक में थे। बॉस्टन लॉयड वाज अ वेरी फेमस ओलंपियन, वेरी फेमस
जिम बॉडी बिल्डर, और वो ये कहते हैं कि कायजात कपाड़िया के पास बॉस्टन लॉयड के लेवल के स्टैक्स थे या डोसेज थे। शेफाली जरीवाला डेथ आज ही हुई है, और हम सभी जानते हैं इस चीज को। कहते हैं कि ये अपने अपने शरीर को बनाए रखने के लिए एंटी एजिंग उसका इंजेक्शंस का यूज किया करती थी, और उसको मेडिकल सुपरविजन में लिया करती थी। नाउ एंटी एजिंग इज व्हाट, आपको फीमेल हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, एंटी एजिंग इज द वेरी सेम थिंग। तो उससे भी डेथ हो सकती है, क्योंकि इनका भी हार्ट अटैक से ही हुआ है, और इनकी एज भी 46 ही थी, 42 थी सॉरी। सिद्धार्थ शुक्ला, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी आर नॉट वेरी श्योर, लेकिन हाँ इनका भी जो बिहेवियर था और जिस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन थे, दिस इज वेरी श्योर कि हाँ यहाँ पे स्टेरॉइड का यूज था। एक नाम जो मुझसे छूटा, दैट इज टेलर हुटन। नाउ हु वाज टेलर हुटन? टेलर हुटन एक एथलीट थे, 17 ईयर्स, हाई स्कूल बेसबॉल पिचर, अमेरिका, 17 साल का बच्चा, बेसबॉल खेलने वाला, एक प्रॉमिसिंग एथलीट, वैर्सिटी टीम में जगह बना लिया, स्टेरॉइड लेने की सलाह दी गई ताकि वो जल्दी बड़ा और स्ट्रांग दिखे। धीरे धीरे उसके इस्तेमाल से वो डीप डिप्रेशन में चला गया, और अंत में उसने खुद से अपनी जान ले ली, आत्महत्या कर ली। अगर हम में से कोई इंस्टाग्राम का तत्व इंडिया का पेज फॉलो कर रहा है तो उसको ये चीज पता है कि कल के डेट में एक क्रिकेटर की सिक्स मार रहा था और ऑन द फील्ड डेथ हो गई। नाउ ही वाज नॉट वेरी फेमस क्रिकेटर, तो शायद बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे, लो लेवल का था, लेकिन क्रिकेट के स्टेडियम पे ही डेथ हुई। अगेन थोड़ा सा पीछे जाके याद करें तो महाराष्ट्र में देयर वाज दिस पर्सन हु यूज्ड टू प्ले राम जी का कैरेक्टर ऑन स्टेज। वो प्ले कर रहा था, और प्ले करते करते में उसकी डेथ हो जाती है। ये भी तत्व इंडिया ने अपने पोस्ट पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम क्लियरली देखें तो हमें ये दिख रहा है कि हार्ट अटैक्स के जो रेट है, जो रेशियो है, जो हमारे जमाने में हुआ करते थे या हमसे और पहले हुआ करते थे 90s में, 80s में, 2000s में, वो सडनली रैम्पेंटली बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा का सारा दोष स्टेरॉइड्स का है, क्योंकि हाँ हो सकता है मैक्सिमम जनता यूज नहीं कर रही है, लेकिन देर इज अ वेरी गुड प्रपोर्शन ऑफ यूथ जो कि इसको यूज कर रहा है, जो कि आज जिम जा रहा है, जो कि इंस्टाग्राम पे इन चीजों को देख रहा है और इन चीजों से प्रभावित हो रहा है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। बीइंग अ डॉक्टर, दिस इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको गाइड करें कि उनको क्या चीज यूज करनी है और क्या नहीं करनी, कैसे करनी है, क्या कर लिया शरीर में तो उसको हटाना कैसे है, ये भी हमारी जिम्मेदारी। अब आते हैं अब्यूज का साइकिल कैसे होता है। यहाँ पे सबसे पहले आता है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब आपने शुरू किया, ऑफन शुरू होता है जिम ट्रेनर्स की वजह से या तो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। सेकंड आता है साइकिलिंग। साइकिलिंग का मतलब क्या है कि आपने कुछ हफ्ते या कुछ महीने इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद बंद कर दिया, जैसा 19 साल के इस बच्चे ने किया जो मेरे पास आया था गायनेकोमेस्टिया के लिए। ये एक फ्लॉड बिलीफ है, लोगों को ऐसा लगता है कि इससे रिडक्शन या इससे नुकसान कम होगा। थर्ड आता है स्टैकिंग। स्टैकिंग जैसे हम कायजात कपाड़े के केस में पढ़ रहे थे कि उस पॉडकास्ट में ऐसा कहा गया था कि वो स्टैक करते थे। नाउ व्हाट इज स्टैकिंग? स्टैकिंग का मतलब होता है कि आप मल्टीपल कंपाउंड्स को एक साथ यूज कर रहे हैं फॉर इनहांसिंग देयर बेनिफिट्स। किसी चीज के बेनिफिट को बढ़ाने के लिए आपने दो तीन चीजों का मिला के इस्तेमाल करना शुरू किया। नेक्स्ट लेवल इज पिरामिडिंग। पिरामिडिंग का लेवल नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा ऊपर है, ये स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डर्स करते हैं। नाउ पिरामिडिंग इज व्हाट कि आप अपने बॉडी के बिल्कुल पीक तक पहुंच चुके हैं और आपने धीरे 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 लेवल को बढ़ा लिया है, और जब आप मतलब आपका वो कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो आप धीरे 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 इस लेवल को कम कर देंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, अली फजल इन मिर्जापुर सीजन 1। अगर किसी ने मिर्जापुर का सीजन 1 देखा है तो उसको अच्छे से पता है कि अली फजल की बॉडी कितनी अच्छी हुआ करती थी। सीजन 2 और 3 तक आते आते कैसी हो चुकी है। दिस इज पीक यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। सीजन 1 में कैसी बॉडी थी और सीजन 3 तक कैसी हो चुकी है। नाउ दिस इज डिफरेंस, दैट इज पिरामिडिंग। रियलिटी क्या है, इसमें साइंटिफिक बेसिस नहीं है। आप जब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी चीजों को अपने शरीर में डाल रहे हैं, तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप सोच नहीं रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप बस इन चीजों को करते जा रहे हैं। एंड लास्ट इज पीसीटी। पीसीटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पीसीटी क्या है? पोस्ट साइकिल थेरेपी। अगर आप ऐसे किसी साइकिल में गए हैं तो आपको पोस्ट साइकिल थेरेपी जरूर करानी चाहिए, जो कि इंडिया में 80% लोग छोड़ देते हैं, नहीं कराते हैं। आप अगर स्टेरॉइड का रेगुलर यूज कर रहे हैं तो 80% लोगों को पीसीटी जरूर करानी चाहिए। एंड हमारी जो स्टडी है भुवनेश्वर की, वो यही कहती है कि 80% लोग नहीं कराते।
आम गलतफहमी ये है कि इन तरीकों को अगर हम फॉलो करें तो साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। पर सच्चाई यही है कि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये आपको ज्यादा समय तक और ज्यादा डोज में स्टेरॉइड लेने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे नुकसान और गहरा होगा। लास्ट में आता है पीसीटी यानी कि पोस्ट साइकिल थेरेपी। इसका मकसद होता है हार्मोन्स को फिर से बैलेंस करना। 80% ऑफ यूजर्स पीसीटी को स्किप कर देते हैं। तो अगर 100 में से 98 लोगों ने इस्तेमाल किया था, तो उसमें से 80 लोग तो मना ही कर रहे हैं कि हम इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, हम पीसीटी कर ही नहीं रहे। इसका नतीजा क्या होगा? आपने जैसे ही इस्तेमाल करना बंद किया तो हार्मोनल शटडाउन होगा, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स दिखेंगे जो कई बार ठीक भी नहीं होंगे, और ये कोई स्मार्ट तरीका नहीं है। लास्ट, अब आते हैं एंड की तरफ। नेचुरल पाथ क्या है? नेचुरल पाथ है रियल स्ट्रेंथ, लास्टिंग रिजल्ट। मैं अगेन उसी वीडियो पे जाऊंगा। अगर किसी ने प्रेमानंद जी का वो वीडियो देखा है तो वो कहते हैं कि आप सही खाइए, अच्छे से जिए, व्यायाम कीजिए, ब्रह्मचर्य से रहिए। ठीक है, ब्रह्मचर्य वाला पार्ट एक बार को साइड भी हटाइए, बट बाकी चीजें अगर हम फॉलो कर रहे हैं कि आप सही से रह रहे हैं, आप सही से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सही डाइट डाल रहे हैं अपने शरीर में, सही से स्लीप डाल रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? बट नहीं, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। प्रॉब्लम वहां पे है। रियलिस्टिक प्रोग्रेशन कैसी होती है? पहले महीने में आपको सही फॉर्म सीखना पड़ेगा कि जिम में जाके सही चीजें करते कैसे। फाउंडेशनल मूवमेंट सीखने पड़ेंगे कि स्क्वाट क्या होता है और बेसिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। थर्ड मंथ तक आते आते शरीर में थोड़े थोड़े बदलाव दिखाई देंगे। आपकी स्टेमिना थोड़ी बढ़ चुकी होगी, स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ चुका होगा। दिस इज कॉल्ड 100 डेज चैलेंज, कि 100 डेज में आपके शरीर में थोड़े थोड़े बदलाव आने लगते हैं। जब छठा महीना आएगा तो मसल गेन होना शुरू हो जाएगी, बॉडी मसल्स गेन करने लगेगी। अब लोग आपसे पूछने लगेंगे कि आप जिम जा रहे हैं, आपके शरीर में बदलाव दिख रहे हैं। यहां से आपका बॉडी कॉम्पोजिशन एनहांस होने लगता है। जब पहला साल बदलेगा तब तक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन आ चुके होंगे, अब आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेकंड तक आते आते आपकी बॉडी नेचुरल फिजिक में कन्वर्ट हो चुकी होगी, और ये आपका मतलब ये अच्छा शरीर होगा, ये पीक शरीर हो सकता है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्गर देन स्टेरॉइड्स क्या है? डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, न्यूट्रिशन है, क्वालिटी स्लीप है, मेंटल स्ट्रेंथ। लेट्स टॉक अबाउट जो थोड़ा से स्लाइड से बाहर का है, बट बीइंग अ डॉक्टर मुझे बात करनी चाहिए इस चीज पे। हम टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि टेस्टोस्टेरोन किन किन चीजों से बना हुआ होता है। फॉर इंक्रीजिंग टेस्टोस्टेरोन या फॉर इंक्रीजिंग गुड स्लीप यू नीड मैग्नीशियम। कहाँ से मिलेगा? बहुत इजी, वेजिटेरियन डाइट सप्लीमेंट ले सकते हैं, पंपकिन सीड से मिलेगा। कितने लोग इस्तेमाल करते हैं पता नहीं। सनफ्लावर सीड से जिंक मिल सकता है, या पंपकिन सीड से भी एक फॉर्म ऑफ जिंक मिल सकता है। कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारे डाइट में नहीं है। सेलेनियम ब्राजील नट्स में मिलता है। एल आर्जिनिन और एल सिट्रुलिन बहुत अच्छा मिलता है वाटरमेलन में। बीट रूट से नाइट्रिक ऑक्साइड मिल सकता है, जो कि हमारे बॉडी में नाइट्रेट्स को बढ़ा सकता है, जो इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकता है। बट दीज आर द डाइटरी सप्लीमेंट जो आपकी बॉडी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। हम उन चीजों को छोड़ चुके हैं, हम कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सप्लीमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वहां पे आके खड़ी हो रही है। अब यहाँ पे जो हम लोग हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बीइंग डॉक्टर्स वी आर हैविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आए तो हम पहले तो अवेयर करें कि आप अगर जिम जा रहे हैं तो आप इन चीजों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप अगर जिम जा रहे हैं, क्योंकि मैं जिस जगह पे बैठता हूँ यहाँ तो बहुत सारे जिम वाले आते हैं, सबके गायनेकोमेस्टिया नहीं होता है, किसी के सोरियासिस हो रहा होता है, किसी के मतलब घुटनों में दर्द है या कुछ और है। तो वहां पे जरूरी नहीं कि वो हॉर्मोन्स रिप्लेसमेंट ले रहे हैं और हमें हेल्प की जरूरत है, बट हम उनको गाइड कर सकते हैं चीजों के। रेगुलेशन थोड़े से और स्ट्रिक्ट होने चाहिए। गवर्नमेंट अगर कह रही है कि इसका इंडिया में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो रेगुलेशन थोड़े से और अच्छे होने चाहिए। हमें फिटनेस को प्रोफेशनलाइज करना चाहिए, यानी कि ट्रेनर्स वो होने चाहिए जिनको खुद एजुकेशन है, वो ही एजुकेट करें तो अच्छा है। अगर एजुकेटेड ट्रेनर्स होंगे, उनके पास सर्टिफिकेशन है, वो मैंडेटरी होना चाहिए सर्टिफिकेशन, तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। मेडिकल सपोर्ट जरूरी है कि अगर किसी ने किया है तो पीसीटी का प्रोटोकॉल क्या होता है ये समझाओ, बताओ कि पीसीटी कैसे करते हैं। और पीसीटी को कंपलसरी कराना चाहिए उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ऐसे साइकिल्स लिए हैं। और हमारा रोल इसमें है कि हम इसमें इंफॉर्मेशन को रखें अपने पास। पहले तो हमें खुद इंफॉर्मेशन रखनी होगी, दूसरा इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा फैलाना होगा। लास्ट का कंक्लूजन,
ऑब्वियसली कंक्लूजन तो यही कि हमारी बॉडी से ज्यादा बेटर डिजर्व करती है, हम इससे बेटर डिजर्व करते हैं। हमें शॉर्टकट्स के पीछे भागने के बजाय थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ के पीछे भागना पड़ेगा। अ, इस चीज के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा कि उसकी बॉडी ऐसी दिख रही है तो हमारी क्यों नहीं दिख रही है। बॉडी डिस्मॉर्फिया सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा, हमें सोचना बंद करना पड़ेगा कि हम शायद उतने अच्छे नहीं दिख रहे जितना सामने वाला दिख रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं से जनरेट हो रही है। सबसे बेसिक प्रॉब्लम वहीं से आ रही है कि अगर आपको बॉडी डिस्मॉर्फिया है, आप बार बार ये चीज सोच रहे हैं कि सामने वाला मुझसे बेटर दिख रहा है और मैं उससे बेटर क्यों नहीं दिख रहा, तो वहां पे दिक्कत है। तो बीइंग अ पेरेंट हमें वहां पे अपने बच्चों में वो चीजें देखनी पड़ेंगी और उनको गाइड करना पड़ेगा। तो हमें नेचुरल पाथ चूज करना चाहिए, फिजिकल हेल्थ की तरफ बढ़ना चाहिए, वेल बीइंग, लॉन्ग टर्म वाइटैलिटी और ट्रू स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ना चाहिए। तो बेसिकली हमें ओवरऑल वेलनेस के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट शॉर्टकट लगाएं या क्विक मैटर्स को देखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। इम्ब्रेस क्या करना चाहिए? पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एफर्ट। क्योंकि जिस इंस्टाग्राम की हम बुराइयां करें, उसी इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हार्ड 365, जैसे अंकित जी हैं, उन्होंने बना के और आज ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। तो इज वेरी फेमस, बट उन्होंने कभी स्टेरॉइड का यूज नहीं किया। वो आज के टाइम पे उतने ही हेल्दी हैं जितने फर्स्ट डे दिख रहे थे, तो उतना ही फर्क आज भी दिख रहा है। एंड ही इज गोइंग कंसिस्टेंटली एंड ही इज गोइंग वेरी गुड। मोदी जी के साथ झाड़ू लगाने का एक वीडियो उनका बड़ा वायरल हुआ था। तो आई बिलीव कि हमें रियल स्ट्रेंथ में बिलीव रखना चाहिए। दैट इज वाई हैशटैग रियल स्ट्रेंथ इंडिया, कि हम इन चीजों पे बिलीव करें, हम ऐसे शॉर्टकट्स की तरफ नहीं भागते। एंड दैट्स हाउ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कोई टाइप करे अपना। विषय तो बहुत गंभीर है डॉक्टर मनीष जी, और इसको अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आए दिन हम लोग भी अपने क्लिनिक में इस बात को देखते हैं और ऐसा होता है। लेकिन एक रोल आपने जो छोड़ दिया अपने प्रेजेंटेशंस में, हम होम्योपैथ प्रैक्टिशनर तो ठीक है, हमारा एज ए होम्योपैथ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग को, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके पास में जो आपने बताया कि गायनो का केसेस आया है, तो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए प्लान क्या बनाए और कैसे कर रहे हैं, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके पास में जो केस आया है, उसके लिए आपने ट्रीटमेंट प्लान क्या बनाया है? सबसे पहले तो मैंने इसका हार्मोनल टेस्ट कराया था, जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन में थोड़ी सी कमी आई थी, नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा कम था। एंड उसके अलावा बाकी चीजें ठीक थी। केस को कम्प्लीटली एनालाइज किया कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिस पे, जहाँ पे कैलकेरिया कार्ब वाज द मेडिसिन, तो इसलिए मैंने कैलकेरिया कार्ब दिया था। जब भी हम ऐसे किसी रूब्रिक के आसपास जाएंगे जहां पे हम ये देखेंगे किसी का चेस्ट फैट बढ़ रहा है और हम ऐसे थेराप्यूटिक रूब्रिक्स के पास जाएंगे, तो कैलकेरिया कार्ब इज देयर ऑल्सो। तो उस बेसिस पे मेडिसिन तो कैलकेरिया कार्ब दी गई थी। अगेन हम यहाँ पे जैसा मैंने डाइट का बताया, तो डाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो फिर जैसे मैं चीजें बता रहा हूँ कि हमें मैग्नीशियम की जरूरत है, हमें जिंक की जरूरत है, हमें सेलेनियम की जरूरत है, हमें एल सिट्रुलिन और एल आर्जिनिन की जरूरत है, डोपामीन को देखना चाहिए, ऐसी चीजों, नाइट्रेट्स और नाइट्रिक ऑक्साइड को देखना चाहिए। तो डाइट वाला पार्ट भी कवर करना पड़ेगा बीइंग अ होम्योपैथ हमें, क्योंकि हम ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं, तो हमें डाइट वाला पार्ट भी देखना पड़ेगा। एक्सरसाइज ऑब्वियसली वो बच्चा कर ही रहा था। इसके साथ हम थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, जैसे देर इज टोटोपैथी ऑल्सो। तो अगर हमें पता है कि उस बच्चे ने खाया क्या था, क्योंकि हमें पता है अच्छे से कि उस बच्चे ने क्या खाया था, तो इफ इन द फ्यूचर हमें कैलकेरिया कार्ब उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देती है, या कोई और मेडिसिन के पास हम जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो फिर हम टोटोपैथिक मेथड से इसको यूज कर सकते हैं कि द मेडिसिन विच ही टुक, हम उसको 6x में या 12x में पोटेंटाइज करके अपने ही क्लिनिक पे और उस बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम उस बारे में भी सोच रहे हैं, तो हमारा उस बारे में भी प्लान है कि फॉर फ्यूचर रेफरेंस अगर कैलकेरिया कार्ब डू नॉट डज दैट वेल, तो हम आगे उस चीज को प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे हिसाब से होगा कि हम जो जनरल नेचुरल तरीके हैं टेस्टोस्टेरोन को सप्लीमेंट करने का, वो करें। बीइंग अ होम्योपैथ हमारे हिसाब से जो मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आती है वो दें। एंड थर्ड की अगर आपको ये समझ में आता है कि ठीक है देर इज अ लिमिटेशन, शायद शरीर को ऐसा नुकसान हो चुका है जो हम भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे फिर टोटोपैथिक मेथड्स को यूज किया जा सकता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ होम्योपैथी। तो वो वाले पार्ट को फिर और एक्सप्लोर करने की जरूरत मैं इसमें देख रहा था
मैं इस तरह के केसेस में टॉटोपैथी में कुछ आपके होम्योपैथिक मेडिसिन भी ऑलरेडी पोटेंटाइज होकर के मिल रहे हैं। कॉर्टिकोसिन्स ये सब करके नाम का है, कुछ नाम ऐसे हैं जो कि आपको अवेलेबल है मार्केट में होम्योपैथी के, जो ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन एक बात आज आपके लेक्चर से ये लगा कि स्टेरॉइड्स की इतनी वैरायटीज हैं, तो हम एक ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड से सारे को हैंडल हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोगों को हर एक को पोटेंटाइज करने का प्लान करना पड़ेगा। और इंडिविजुअल बेसिस पर जो आपने अभी अच्छा ही कहा, इंडिविजुअल बेसिस पर जो आप पोटेंटाइज करने की बात करते हैं, वह एक अच्छा रोल है। और ये हम लोग इस थेरेपी, इस कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ये जो है सो मिसिंग लिंक का ये कहते हैं कि ये जो आपको गैप फिलअप करने के बात होती है स्टेरॉइड्स का, ये टॉटोपैथी मेडिसिन जो है तो आपका क्यूरेटिव मेडिसिन नहीं होगा। ये आपको गैप को या उसके साइड इफेक्ट्स को या उसके मिसिंग पॉइंट्स को ये खत्म करेगा। उसके जगह पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही सबसे बेस्ट है, उसको हम लोगों को करना चाहिए। दीपमाला जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप अनम्यूट कीजिए अपने को, आप अनम्यूट कीजिए। दीपमाला जी, आपको अनम्यूट करने के लिए परमिशन हो गया। हाँ सर, नमस्ते सर। एक्चुअली डॉक्टर मनीष मैन, आपने जो ये बताया कि मैंने भी देखा है कि स्टेरॉइड का बहुत ज्यादा यूज करने पर उस बच्चे का एज हार्डली 18-19 ईयर्स ओल्ड ही होगा, बट वो स्टेरॉइड का यूज कर रहा था तो उसके किडनी में स्टेनोसिस हो गया था, वो सिकुड़ गया था। बट आज के डेट में लास्ट 1 ईयर से उसका किडनी फेल हो गया, तो वो डायलिसिस पे है। ये वो जिम ही जाता था, स्टेरॉइड बहुत ज्यादा उसने इंजेक्ट करवा लिया था। तो इस केस में आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि आज एट प्रेजेंट अभी वो डायलिसिस पे है, वीक में 2 बार उसे डायलिसिस होता ही है। मैम, जहाँ पे किडनी स्टेनोसिस हो चुका है वहां पे फर्स्ट तो देखिए, बीइंग अ होम्योपैथ हमारे पास यही ऑप्शन है कि सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल ही देखना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या निकल रहा है वो देखना है, बट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पे रुकना नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा, जैसे केंट्स के 12 ऑब्जर्वेशन में भी एक ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि हमें जहाँ पे हम केस को ठीक नहीं कर सकते वहां पे पैलिएशन इज एन ऑप्शन। तो वहां पे फिर हमें थेराप्यूटिक रेमेडीज को देखना पड़ेगा। जैसे अगर क्रिएटिनिन बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है तो फिर हम सीरम एंगुली जैसी मेडिसिन को देख सकते हैं। तो अगर किडनी स्टेनोसिस हो चुका है, इस किडनी स्टेनोसिस के बाद लास्ट 1 ईयर से किडनी फेलियर पे था ना, तभी तो उसका डायलिसिस पे है वो। तो मैम फिर अगर ऐसी स्थिति आ चुकी है तो वहां तो हमारा वैसे भी हाथ बंधा हुआ है, हम ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते। तो फिर वैसी स्थिति में हम सिर्फ थेराप्यूटिक रेमेडी से केस को मैनेज कर सकते हैं। दिस केस कैन ऑलवेज बी वेल मैनेज्ड। क्योर की तरफ तो अब जा ही नहीं सकता है केस ना। यहाँ पे तो फिर यही हो सकता है कि बस हम केस को अच्छे से मैनेज कर सकें। जितना अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएंगे वही हो पाएगा। हाँ वही मैंने, क्योंकि बच्चे तो समझते नहीं है, वो गए जिम में गए, अग्रीड। आप ये ले लो वो लो, बस उसने इंजेक्ट करवा लिया। और ये लास्ट ईयर ही मैंने इस केस को देखा, तो मुझे लगा इस तरह ऐसे स्टेज में है तो मैं कुछ कर भी, जब वो आप डायलिसिस पे हो तो कुछ करना ही बेकार है, कुछ कर ही नहीं सकते हो सही आप। में मैं बताता हूँ, मेरा एक जूनियर था एंड वो बेसिकली कोविड के टाइम पे घर में बंद रहता था। उससे पहले जिम जा रहा था तो प्रोटीन का डेली सप्लीमेंटेशन कर रहा था। देयर इज दिस वेरी फेमस कंपनी, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे। तो मतलब वो रेगुलर बेसिस पर प्रोटीन को सप्लीमेंट कर रहा था। अब जिम जाना बंद हो गया कोविड में, आप घर में बैठे हुए हो लेकिन तो भी आप उसको लगातार ले रहे हो। वो आजकल के जो फेमस डाइटिशियंस हैं इंस्टाग्राम पे, वो कहते हैं कि आप अपनी बॉडी वेट के बराबर ग्राम में प्रोटीन रोज लेते रहिए। साथ में वो ये भी कहते हैं अंडरलाइन में कि आप एक्सरसाइज भी कीजिए, बट वो नहीं सुनाई देता है, सिर्फ वो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन सुनाई देता है। उस अब मेरे उस जूनियर की ऐसी स्थिति हुई, बीइंग अ डॉक्टर आपको खुद ये चीज पता होनी चाहिए, बट उसको नहीं पता। उसने यूज करना शुरू किया, लास्ट में वो केस बना एक्यूट रीनल फेल्योर का, क्रिएटिनिन स्पाइक। अब वैसी स्थिति में फिर हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। अब सडनली ऐसा हो जाए कि किसी का यूरिनेशन बिल्कुल बंद हो जाए, तो हम शुरू में 2-3 मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन अब 6-6 घंटे 8-8 घंटे 12 घंटे तक जब जूनियर को नहीं हुआ तो फिर हमें भागना पड़ा कि ठीक है अभी हॉस्पिटलाइज करो, पहले डायलिसिस या जो चीजें हो सकती हैं वो देखो। जब एक्यूटली चीज मैनेज हो जाएगी तो फिर हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस फिर एसएमएस हमारे यहाँ पास में पड़ता था, मान सिंह हॉस्पिटल, वो जयपुर में। तो फिर वहां लेके गए, शुरू में एडमिट हुआ, लेटर ऑन डिस्चार्ज। तो फिर उसके बाद हम नहीं मैनेज किया उस केस को। तो बात वही है कि अगर यूथ इस चीज को नॉलेज रखता है और उस नॉलेज का सही यूज करता है तो मुझे लगता है ज्यादा जरूरी वहां पे है। क्योंकि बात एक टाइम के बाद आने के बाद सभी के हाथ बन जाएंगे।
हाँ बिल्कुल, ऐसे लास्ट वीक में भी एक पेशेंट मेरे पास आया, वो देखने पे लगता ही नहीं कि इतना कम एज का है, 22-23 साल का। देख मुझे जब मेरे पास आया लगा कि 30 कब होगा, बट वैसे हाँ ये जी मैं इस पर करना चाहूंगा। जो डायलिसिस पर जो पेशेंट है, मेरे पास में कई एक पेशेंट अभी हैं जो कि डायलिसिस पर, हमको लगता है कि 4-5 केस मेरे पास में अभी तत्काल हैंडल कर रहे हैं। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट जारी रखा हूँ, और डायलिसिस का जो रेट है, जो कोई सप्ताह में कितने बार डायलिसिस करते हैं, उसको मैं मॉनिटर करता हूँ। और डायलिसिस करने के पहले क्रेटिनिन का लेवल और डायलिसिस करने के बाद में जो क्रेटिनिन का लेवल है, उसको मैं मॉनिटर करता हूँ, और उसके आधार पर मैं आगे ये करके अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, हालांकि इंटरवेंशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में, जो अभी मनीष जी कह रहे थे कि इंटरवेंशन का जरूरत है, वो इंटरवेंशन भी हम लोगों को कर सकते हैं, जैसे कि टोटोपैथिक मेडिसिन दे करके। यहाँ तक कि खाली टोटोपैथिक मेडिसिन ही नहीं, आप नोसोड्स का भी यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे सार्कोट्स भी बहुत सारे हैं जो कि आपके लिए यूजफुल होता है। आपके पास में इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन आपको स्ट्रेटेजिकली इसका इस्तेमाल करते हुए करना पड़ेगा, और तभी आप इसको जा करके काफी अच्छे से इसका इस तरह के केस को हैंडल कर सकते हैं। इस बीच में एक सवाल आ चुका है, थायरोक्सिन क्या स्टेरॉइड्स कंपाउंड है जो कि हाइपोथायराइड केस में यूज किया जाता है? मनीष जी। नहीं, थायरोक्सिन बेसिकली अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, इट इज नॉट अ मतलब बेसिकली नहीं हार्मोन नहीं है। थायरोक्सिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, बेसिकली एक तरीके का प्रोटीन है जिससे बनाया जा रहा है, तो नहीं वो हार्मोन नहीं है, वो स्टेरॉइड नहीं है। स्टेरॉइड बेसिकली उसको कहेंगे जैसे ऑक्सीटोसिन का कुछ फॉर्म निकल गया या टेस्टोस्टेरोन का कुछ फॉर्म निकला, तो दैट वुड बी नोन एज, नहीं थायरोक्सिन इज नॉट अ स्टेरॉइड। तो जो भी मोहनलाल जी आप यूज कर सकते हैं, इट्स ओके। थायरोक्सिन तो लेकिन ये हाइपोथायराइड में और हाइपर में दोनों में एक ही बात को यूज करते हैं लोग। और मैं देखता हूँ कि मैंने तो बहुत केसेस में बंद करवा दिया ये थायरोक्सिन देना, और वो केसेस बंद होने के बाद में वो है। लेकिन हाँ कि पेशेंट का फॉलोअप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम फॉलोअप पेशेंट नहीं करते हैं तो वैसे में बहुत सारा हम लोग इस चीज को अच्छा से हैंडल नहीं कर सकते हैं। इस फॉलोअप पेशेंट अगर साथ दे और आप मसीह करें, तो मैंने कई एक केस में देखा, कई एक साल से जो ले रहे थे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में सालों छोड़ने के बाद भी उनका थायराइड लेवल जो है तो नॉर्मल रह रहा है। लेकिन ये तभी संभव हुआ जब पेशेंट आपको रिपोर्टेडली रिपोर्ट कर रहा है, फॉलोअप कर रहा है, हमें समय समय पर अपना दवा का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें मैं। तो आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय मनीष जी आपने लाया था, और आपने इसको इस पर अच्छा आज के परिवेश में, आज के वातावरण में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो कि आपने चर्चा को इनिशिएट किया है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इस पर और भी सेशन हो, जैसे स्टेरॉइड्स के ऊपर में, स्पेशली स्टेरॉइड्स का, इसके डेरिवेटिव्स का एक अलग से सेशन भी आप बना सकते हैं। तो इसको आप लेकर के आइए, हम लोग इस पर आगे। हाँ मनीष जी, जैसे इस टॉपिक को आपने लिया है तो इस टॉपिक को आगे और इलेबोरेट कीजिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे है। देखते तो हैं अभी दीपमाला के बाद उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, वेट गेन होता है। दीपमाला जी, इसी के साथ में आप वोट ऑफ थैंक्स दीजिए, और सेशन को हम लोग हैंड ओवर करेंगे क्योंकि समय पूरा हो चुका है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर मनीष। ऐसे ही न्यू टॉपिक लेकर आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहिए। आप हम लोग सब लोग इस प्लेटफॉर्म की एक पार्ट है। सो थैंक यू वंस अगेन। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म होता है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है अब। सो हु इज द मॉडरेटर ऑफ इंग्लिश सेशन? श्रुति सारिका। Yes, डॉक्टर सर। Yeah. So you can start your session now.